हाय मेरे प्रिय स्टूडेंट, आज हम सीरीज चालू कर रहे हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन की। प्रत्येक पार्ट के बहुविकल्पी क्वेश्चन कराएंगे हम 3 वीडियो में, यानी 3 पार्टों में वीडियो डालेंगे। आज पहले पार्ट की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन बनाए, ऑप्शन भी है इसके साथ। इस वीडियो को आप रोक करके इन प्रश्नों को हल करें, उसके बाद में हमारा हल देखें और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो अब एक एक करके क्वेश्चन हल करते हैं। पार्ट 1 के हैं ये क्वेश्चन सभी। पहला प्रश्न है हमारा, 64 के हवाई गुणनखंड में 2 का घातांक या घात है। तो 64 के हवाई गुणनखंड निकालेंगे हम। 2 से 2 को भाग 6 में देंगे तो 3 बार, 2 को भाग 4 में देंगे 2 बार, 2 से 2 में देंगे तो 3 में देंगे तो 1 बार 1 हासिल, 2 को भाग 12 में देंगे 6 बार, 2 को भाग 1 में तो जाओगे नहीं, 16 में देंगे तो 8 बार, 2 को भाग 8 में देंगे 4 बार, 2 को भाग 4 में देंगे 2 बार, 2 को भाग 2 में देंगे 1 बार। 1 2 2 की घात बन रही है सभी, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात कितनी आ रही है 6। तो हमारा आंसर हुआ इसका ए आंसर है। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। 120 के हवाई गुणनखंड हैं। 120 के हवाई गुणनखंड इसी तरीके से निकालेंगे हम। 2 से 120 में 60 बार, 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 15 भाग 5 बार, 5 से 1 बार। 1 2 3, 2 2 के 3 है तो 2 की घात 3 गुणा 5। ऑप्शन मिलाते हैं। इसमें 2 की घात 2 है तो ये नहीं है। इसमें 2 की घात 3 और 3 है, पर 5 की घात 0 है, ये भी नहीं है। इसमें 2 की घात 3 और 5, ये है आंसर आपका। अगला प्रश्न है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। आंसर ऑप्शन है 2p, 2p + 1, p + 1, इनमें से कोई नहीं। अगर हमारा सवाल आता है समपूर्णांक तो आंसर होगा 2p। अगर यहाँ विषम पूर्णांक होता है, विषम पूर्णांक, तो आंसर आएगा 2p + 1। अगला प्रश्न है हमारा, 2 संख्याओं का मासा 27 एवं लासा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, दूसरी संख्या बराबर HCF × LCM बट्टे में पहली संख्या। हमारा HCF है 27, LCM है 162 बट्टे में 54। 27 से 54 काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 16 को, इसको 162 को 81 बार, तो आंसर आता है हमारा 81। तो ऑप्शन सही है हमारा 81। जल्दबाजी में 81 के 18 नहीं लगाना है आपको। 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा होता है। तो सुनो, अगला प्रश्न हमारा, 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा होता है। 2 लगातार विषम संख्या ले लेते हैं हम, कौन सी भी ले लेते हैं। मान लो 3 और 5 लेते हैं, तो 3 और 5 का मासा लेंगे। 3 को भाग 5 में देंगे 2, 2 को भाग 3 में देंगे 2 1 2, 1 को 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा 0। इसका मतलब 1 आ रहा है ऐसी। तो इसका आंसर है हमारा 1। इसी प्रकार प्रश्न बन सकता है, 2 लगातार सम संख्याओं का मासा ज्ञात करो। तो देखो, मान लो 2 सम संख्या ले लो 4, 6।
4 और 6 को मासा लेंगे, 4 को भाग विधि से ले रहे होंगे, 4 को भाग 6 में देंगे एक बार 4, 2 बची, 2 को भाग 4 में देंगे 2 दूनी 4, 0। कितना आ रहा है HCF आ रहा है हमारा 2। और कोई लेके देख लेते हैं, कोई संख्या और 16 और 18 लेते हैं तो इनका भी 2 आएगा। कौन सी भी 2 विषम संख्या एक साथ लेंगे हम, 2 लगातार विषम संख्या लेंगे तो उनका HCF 2 आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें तो डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हैं आप। अगर 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा पूछता है तो एक आंसर, 2 लगातार सम संख्याओं का मासा पूछता है तो आंसर 2 लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या आपकी ये भी परमेय संख्या है, और नहीं, इस पर अंडूड लगा होता है वो अपरमेय संख्या होती है। अगर अंडूड में जैसे मान लो 4 है हमारी, 4 2 का वर्ग है तो ये बाहर निकल आएगी, तो ये अपरमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या है। ऐसे ही देखना है। 7 किसी का वर्ग है नहीं है तो कौन सी है? अपरमेय संख्या। देखो आगे 3 किसी का वर्ग है नहीं है तो कैसी है? अपरमेय संख्या। और एक और नियम है, अगर अपरमेय संख्या में हम कोई भी संख्या परमेय जोड़ते हैं तो आंसर अपरमेय रहेगा, या घटाते हैं अपरमेय संख्या में से कोई परमेय संख्या घटाते हैं तो आंसर अपरमेय संख्या ही रहेगा। अगर अपरमेय में गुणा परमेय का गुणा करते हैं फिर भी अपरमेय रहेगा। अपरमेय में किसी संख्या परमेय संख्या का भाग देते हैं तो मतलब अपरमेय रहेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई एक अपरमेय संख्या है, उसमें चाहे अपरमेय संख्या में परमेय संख्या जोड़ेंगे, चाहे घटावेंगे, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, आंसर अपरमेय रहेगा। इसलिए ये हमारी अपरमेय संख्या है, इसमें हमने एक परमेय संख्या जोड़ी है तो कैसी होगी? ये अपरमेय। और पाई तो है ही अपरमेय संख्या, तो आंसर हो गया हमारा परमेय संख्या हो गया 5। अगला सवाल है हमारा 1/320 बराबर 1/2m इंटू 5n है, तो m व n का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम करेंगे 1/320। 320 के फैक्टर ले लेते हैं, 1/2m इंटू 5n है। 320 के फैक्टर लेंगे। अब आए गुटखंड 2 से 2 को भाग 3 में देंगे एक बार, एक हासिल बची 12, 2 को भाग देंगे 6 बार, 0 की 0, 2 को भाग 1 में जाओगे नहीं 16 में देंगे तो 8 बार, 0, 2 को 8 में देंगे 4, 0, 2 को 4 में देंगे 2, 0, 2 को 2 में देंगे 1, 0। अब 2 को भाग 1 में नहीं जा रहा है तो 10 में देंगे 5, 5 देंगे 1, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात कितनी है? 6 इंटू 5 की घात कितनी है? 1 बराबर 2 की घात m इंटू 5 की घात n। अब हम इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ 2 की घात कितनी है? 6, यहाँ 2 की घात क्या है? m, तो m बराबर आंसर हो गया 6। यहाँ n की घात कितनी है? m 5 की घात कितनी है? n, और यहाँ 5 की घात कितनी है? 1, n बराबर हो गया आंसर 1। तो हमारा m बराबर 6, n बराबर 2 आंसर होगा। m बराबर 6 और n बराबर 1 जी आंसर। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, अगला सवाल है 0.47 पे बार लगाए का मान होगा। चलो इसके बारे में समझ लेते हैं पहले। अगर कोई संख्या रिपीटिंग संख्या है, जैसे मान लो 1 अंक रिपीट हो रहा है,
जैसे मान लो 0.5555 डॉट डॉट, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई दो अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे 42 42 42, तो इसे 0.42 पे बार लिख सकते हैं। अगर कोई तीन अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट, इसे हम लिख सकते हैं 0.123 पर बार। तो इनका आंसर होता है, देखो ओनली 5 लिखेंगे पहले हम, और एक अंक रिपीट हो तो नीचे 9 लगाएंगे, एक 9 को लिखेंगे। 42 लिखेंगे, अगर दो अंक रिपीट हो रहे हैं तो 9 9 के 2, फिर कट रही हो तो काट देंगे, 3 से कट रहा है 14 बार 3 से 33 बार, 14 बटे 33। 123, अगर तीन अंक रिपीट हो रहे हैं तो 9 9 के 3, ये भी कट रही है, 3 से काट दो, 4 बार 1 बार, 3 से 3 3 3 बार, 41 बट्टे 333। ये हमारी ट्रिक है, जितने अंक रिपीट होंगे उतने ही नीचे 9 के लगा लेंगे। अब एक सवाल और आ जाता है इसी में, और मान लो जैसे 0.4 फिर 5 5 5 5 ऐसे अंक रिपीट हो रहा है एक अंक छोड़ के, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.45 अंक पे बार। तो इसका आंसर होगा हमारा, या जैसे मान लो हमारा 4 3 फिर 7 2 7 2 ऐसे अंक रिपीट हो रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.4372 पर बार। ऐसे सवालों का आंसर होता है हमारा, ट्रिक होती है। मान लो ये है हमारी 45, 45 में तो जो जिस संख्या पे बार नहीं है उसे घटाएंगे। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 1, तो 9 का 1 लिखेंगे। अब इसके बाद में कितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं उसकी 1 0 लगा लेंगे, तो ये होगा 41 बट्टे 90 आंसर। इसका भी इसी तरीका से करेंगे, 4 3 7 2, जो अंक रिपीट नहीं हो रहे उन्हें घटाएंगे, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने 9 9 के लिखेंगे, जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं उतने 0 लगाएंगे। घटाओ, 2 में तो 3 जा रहा है तो यहाँ से लेंगे 12 न 6, 12 में 3 गए तो 9, 6 में तो 4 गए तो 2, और 3 और 4 बटे 9 9 0 0, ये आंसर होगा। इसी तरीका से देखो, चलो अब सवाल पर चलते हैं हम अपने में। ये सवाल है हमारा 0.47 पे बार का मान होगा, तो हमारे इस सवाल में से ये है 0.47 पे बार लगाया है, तो 4 7 बटे 9 9 के 2, तो आंसर होगा 4 7 100 है, नीचे निकला 4 7 9 9, सही है ये वाला। अगला प्रश्न है हमारा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 हुआ 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 3 का HCF है। इसी प्रकार का HCF और LCM दोनों आ सकते हैं, तो हम बात करेंगे HCF के बारे में पहले, फिर बात करेंगे हम HCF के बारे में। पहले बात करेंगे HCF और LCM। मान लो दो सवाल है, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7, दूसरा है 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 3। अगर हमें HCF निकालना हो तो देखेंगे, सबसे पहले मिलती मिलती दोनों में देखेंगे, तो 2 इसमें भी मिल रही है, इसमें भी मिल रही है, और HCF में छोटी घात देखते हैं इन दोनों में से, छोटी घात इसकी इसकी, तो 2 की घात 3 गुणा ये भी मिल रहे हैं, दोनों घात समान है तो कौन सी भी लिख सकते हैं, ये भी मिल रहे हैं 7 7, इनमें से छोटी घात कौन सी, 7, तो इसे लिखेंगे 7। तो आंसर आ गया 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 इंटू 7, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 इंटू 7, यही आंसर हो गया पहला। अगर हमें LCM निकालना होता तो पहले मिलती मिलती लेते हैं, तो उनमें से भी जैसे 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है, दोनों में 2 मिल रहा है, तो बड़ी घात लेंगे, बड़ी वाली घात 2 की घात 4, इन दोनों में तो समान घात है, कोई बात नहीं है। इन दोनों में 7 की घात 3 बड़ी घात लेंगे, ये आंसर होगा LCM का।
और मान लो इसमें और भी कोई संख्या होती तो उस नहीं मिल रही होती तो उनको भी ले लेते हैं एलसीएम में। तो चलो अगले प्रश्न में चलते हैं अब हम। ये प्रश्न हमारा 1 से 20 के अभाज्य खंड 2 की घात m 3 की घात n गुणा 5 की घात p है, तो 2m माइनस n प्लस 3p का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल करते हैं 120 के अभाज्य खंड किसके रूप में, 2 की घात m गुणा 3 की घात n गुणा 5 की घात p। तो 120 के अभाज्य खंड लेंगे 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, 1 2 3, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 बराबर 2 की घात m गुणा 3 की घात n गुणा 5 की घात p। हम तुलना करेंगे अब, तो यहाँ 2 की घात कितनी है m, यहाँ 2 की घात 3, तो m बराबर 3, और यहाँ 2 की 3 की घात n और 3 की घात 1, n बराबर 1 और p बराबर 1। क्वेश्चन हमारा 2 की घात m 2m माइनस n प्लस 3p, 2 गुणा m का मान 3 माइनस 1 प्लस 3 गुणा p का मान 1, 3 दूनी 6 माइनस 1 प्लस 3, 6 3 जोड़ेंगे 9 माइनस 1 8, आंसर आ रहा है हमारा 8। तो देखते हैं ऑप्शन में, पहला 10 है गलत, 6 है गलत, 8 सही है। इसी प्रकार से हमने पहले पार्ट में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो आपके सामने हल किए हैं। अब हम अगले दूसरे पार्ट के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। इनमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जिसमें ट्रिक टाइम टेकन था, एक प्रश्न था ये वाला टाइम वाला, जिसकी मैंने आपके सामने ट्रिक बताई। ये दोबारा समझ लें, एक बार दोबारा वीडियो देख लें। 0.555 है तो इसे 0.5 का बार लिख सकते हैं, तो 5 एक अंक रिपीट है दोनों का 1, इसी तरीक़ा से। अब हम चलते हैं अगले दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट के ये प्रश्न है सभी, आप पहले इन प्रश्नों को हल करें। सभी विद्यार्थी वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें पढ़ें, सॉल्व करें, उसके बाद में हम इनको सॉल्व कराएंगे। चलो हम हल करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्टार्ट करते हैं। चलो पहला प्रश्न है, 2 चर वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ऑप्शन है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद, उपरोक्त सभी। ये कम दिख रहा होगा, उपरोक्त सभी। तो सुनो, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। अगर 2 घात वाला है तो उसे कहेंगे, 2 घात वाले को कहेंगे द्विघात। अगर प्रश्न आता है 1 घात वाला तो उसे कहेंगे रैखिक। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। अगर आता है 3 घात वाला तो उसे कहेंगे हम त्रिघातीय बहुपद। अगर 1 घात वाला आता है तो उसे कहेंगे रैखिक बहुपद, 2 घात वाला आता है उसे कहेंगे द्विघाती बहुपद, और 3 घात वाला आता है तो त्रिघाती बहुपद। हमारा प्रश्न है 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो आंसर है द्विघात बहुपद। अगला प्रश्न है हमारा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax प्लस बी, नहीं, ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, नहीं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है हमारा आंसर। अगर प्रश्न कहता है 1 घात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आंसर होगा हमारा ax प्लस बी। अगर प्रश्न आता है 3 घात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ये होगा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हमने इन दोनों प्रश्नों में 1 घात, 2 घात, तीनों घातों के बारे में चर्चा की है। आप एक बार दोबारा समझ लें। अगला प्रश्न है,
द्विघात बहुपद का आरेख एक है, वृत्त नहीं, सरलरेखा नहीं, परवल है, गोला। तो आंसर है हमारा परवल है। अगले प्रश्न में बात करते हैं हम। 2x² माइनस 32 के शून्य हैं। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन 4, -4, तीसरा ऑप्शन 6, अगला ऑप्शन है 8, 4। चलो इससे सॉल्व करते हैं हम। 2x² माइनस 32, 2 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 16। सूत्र बनना है हमारा ये 16 का बराबर 4 का। तो हमारा फॉर्मूला बन गया a² माइनस b² वाला। तो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो a की जगह x है, b की जगह 4 है। तो x माइनस 4 और x प्लस 4। तो आंसर निकालेंगे हम, इसे लेंगे x माइनस 4 और x प्लस 4। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। इसे लेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर माइनस के 4। तो आंसर आएंगे हमारे 4, -4। 16 नहीं, 4, -4 सही है ये आंसर। 6, 2 नहीं, 8, 4 नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, बहुपद 2x² माइनस 5x प्लस 6 गुणा 3x³ माइनस 7x प्लस 8 की घात पूछ रहा है। तो घात ज्ञात करने के लिए आपको पूरा गुणा नहीं करना है। पहले ऑप्शन देख लो, 5, 6, 3, 4। बस आपको बड़ी घात वाली संख्या लेनी है, बस ओनली। ये रहा x² और x³। x² का गुणा हम x³ में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, x की घात 5। तो घात कितनी होगी, 5। तो आंसर होगा 5। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा गुणा करने बैठ जाएं, फिर आप देखें। आप इस तरीक़ा से ऑप्शन करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, ये कट्टा है, गलत हो गया है। पहले बहुपद के बारे में बात कर लेते हैं। बहुपद होता क्या है? बहुपद होता है चर राशियों की घात एक, चर राशियों की घात एक पूर्ण संख्या होनी, वो चर राशियों की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये आप बहुपद पहचानने की ट्रिक है। मतलब 0 घात होगी वो ये बहुपद होगा, 1 घात, 2 घात, 3 घात, 4 घात, डॉट डॉट इतनी हो सकती है। अगर किसी की माइनस की घात वहीं नहीं होगा, बट्टे में घात वहीं नहीं होगा, अंडूट लगाया किसी पे नहीं होगा। तो देखते हैं, जैसे मान लो पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है हमारा x माइनस 1/x। अगर हम इस x को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x की घात -1। इस पे का तो घात 1 है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो -1। तो ये माइनस की 1 होगी, माइनस की घात होगी तो नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है, पहला गलत। दूसरा, इस पे अंडूट लगा है, अंडूट की घात कितनी होती है, 1/2। तो इसका मतलब x की घात है 1/2, ये भी नहीं होगा। ओनली हमें चर राशियों की घात देखनी है, इसकी नहीं देखनी, ये अचर राशि है इनकी नहीं देखनी है, ये भी गलत हो गया। इसे देखते हैं तीसरे को, इस पे तो ऑलरेडी पहले माइनस की घात लगी है, ये भी नहीं होगा। इसे देखो, इस पे एक देखो, अंडूट देख करके आप गलत मत कर देना इसे, क्योंकि ये अंडूट लगा है वो अचर राशि पे लगा है। हमने बताया कि चर राशियों की घात होनी चाहिए, चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये ट्रिक है। 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। इसलिए इस पे देखो, x की घात 2 है, पूर्ण संख्या हमें से ही है, और x की घात यहाँ 1 है, पूर्ण संख्या है, तो यही आंसर हो गया हमारा। अगला प्रश्न बात करते हैं हम। 4x² माइनस 5x प्लस 6 में x² का गुणांक है। तो आंसर है हमारा x² ढूंढो इस सवाल में। ये रहा x² के सामने जो होगा वही आंसर होगा। x² के सामने क्या है, 4, तो आंसर 4।
और अगर यहाँ x का गुणांक पूछता तो x के यहाँ क्या है 5, तो -5 होता। अगला प्रश्न देखते हैं हम। बहुपद 2x² - 8x + 1 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए हम योग ज्ञात करने के तरीका कई तरीका है। पहला तरीका 2x² - 8x + 1 इसकी ax² + bx + c से तुलना करने पर जो छूटी नहीं की ax² + bx + c से तुलना करते हैं तो a बराबर 2, b बराबर -8 और c बराबर 1। क्वेश्चन है शून्यकों का योग पूछता है तो शून्यकों का योग सूत्र है शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक। एक ये भी है और एक ये भी है। शून्यकों का योग बराबर -b/a। तो x इससे करेंगे तो हम -x का गुणांक कितना है यहाँ -8 माइनस सूत्र में है -8 x² का गुणांक कितना है 2 बट्टे में 2 तो माइनस प्लस के 8 हो जाएंगे बट्टे में 2, 2 को 8 में देंगे 4, इससे 4 आ गया। और इससे करेंगे तो b का मान कितना है -8 -8 बट्टे a का मान कितना है 2 माइनस प्लस 8 बट्टे 2 यानी 4 हो गया। गुणनफल पूछेगा तो गुणनफल के भी 2 तरीका हैं। अगर सवाल में गुणनफल पूछता है तो एक इसी तरीका से सूत्र है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे में x² का गुणांक। और एक होता शून्यकों का गुणनफल c/a। ऊपर लेते करेंगे तो अचर पद है हमारा 1, x² का गुणा कितना है 2। शून्य को गुणनफल से करेंगे तो c/a है, सॉरी c का मान कितना है हमारे निकला है 1, a का मान कितना है 2, 1/2। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुपद इतने इतने के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारा आंसर आ गया 4। तो ऑप्शन आंसर 1 नहीं 4 सही है। परंतु हमें इस तरीका से नहीं करना है। ऑप्शन वाला प्रश्न आ गया तो इस तरीका से नहीं करना है। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए गुणनफल पूछिए चाहे योगफल पूछिए। ये सवाल है हमारा 2x² - 8x + 1। अगर योगफल पूछता है योगफल तो कुछ नहीं करेंगे, जहाँ जो x का गुणांक हो उसे लेंगे -8 और माइनस का चिन्ह लगा लेंगे पहले ऑलरेडी, बट्टे में जो x² गुणांक हो उसे ले लेंगे 8/2 यानी 4 आंसर। अगर यहाँ कुछ नहीं होगा x² गुणांक तो 1 ले लेंगे। गुणनफल पूछेगा तो हो जाएगा इसे ले लेंगे अचर पद इसको 1 और इसमें बट्टे में इसका भाग देते हैं तो 1/2। इस तरीका से करेंगे ऑप्शन वाले प्रश्न में। जैसे मान लो हमारा क्वेश्चन है x² + 10x + 15 के शून्यकों का योग बताओ। तो x का गुणांक लेंगे ओनली कितना है और माइनस को चलाए -10, इसका कोई गुणांक नहीं तो बट्टे में 1 तो कितना हो गया -10। गुणनफल पूछेगा तो इसे लेंगे अचर पद को 15, x² गुणा कुछ नहीं तो 1 15 हो गया। इस तरीका से करना है। इतना करोगे तो टाइम हमारा खर्च होगा वहाँ पर और हमें टाइम बचाना है। टाइम बचेगा तो जो अगले प्रश्न है उन पर अच्छी तरीका से हम हल कर सकते हैं उन प्रश्नों को। अगला प्रश्न हमारा यदि बहुपद इतने इतने के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो 1 का मान ज्ञात कीजिए। अब इस ट्रिक से करेंगे, सवाल को
तुरंत हो जाएगा 1 मिनट में। देखिए ये सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए। अगर इसके शून्य को गुणनफल पूछे तो क्या करेंगे, हम इस अचर पद को लेंगे, ए स्क्वायर का गुणांक लेंगे बट्टे में 1, ये हमारा गुणनफल हो गया। परंतु सवाल में गुणनफल दिया है, उसने क्या दिया है, शून्य का गुणनफल 8 है बराबर 8। तो ए 1 का गुणा 8 में दे देंगे, इसका इसमें गुणा, ए बराबर कितना हो गया 8। आंसर कितना आ गया 8। 1 मिनट में आ गया आंसर, 1 सेकंड में, टाइम भी नहीं लगा है। इस तरीका से करेंगे हम। अगर गुणनफल पूछता है, योगफल देता है तो इस तरीका से योगफल भी कर सकते हैं। अगर यहाँ कोई ऑप्शन है, मान लो प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15, क्या देता है गुणनफलों, शून्य को गुणनफल हमारा है, शून्य को का योगफल है हमारा 20, तो बी का मान ज्ञात करो। तो हमारा क्या सूत्र है, एक्स का गुणांक माइनस लगा करके बट्टे में, इसमें से इसे ले लेंगे बट्टे में 1 बराबर कितना दिया है 20, तो कितना आ जाएगा -20 बी बराबर 20, तो बी बराबर -20 ये आता है। अगर एक बार में आपकी समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा इस वीडियो को रिवर्स करके देखें, क्योंकि हमें काफ़ी पार्ट बनाने हैं। अगर इसे विस्तार में लेते हैं तो बहुत बड़ी वीडियो चली जाएगी। तो आंसर है हमारा इसका 8 हो गया। अगला प्रश्न है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 के, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य हैं 3,1 माइनस 3,1 3, माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1। तो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो ऐसे गुणनखंडों को हल करने का तरीका है, या 3 है और या माइनस का चिन्ह है, तो गुणा करने पर 3 और हटाने पर 2 आनी चाहिए, यही संख्या ढूंढो। तो हमारा आंसर है 3,1। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 गुणा 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा 3 में देंगे तो 3x, आगे माइनस लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा प्लस के एक्स माइनस 3 गुणा 1। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लें x माइनस 3। इन दोनों में प्लस के 1 कॉमन है तो 1 कॉमन ले लें x माइनस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस 3 और x प्लस 1। हमारा इससे आंसर निकालेंगे x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 3। इससे निकालेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 आएगा। हमारे शून्य का आगे 3, -1 3,1 -3,1 3, -1 ये रहा। परंतु अगर बहुविकल्पी प्रश्न आता है तो हमें इस तरीका से नहीं करना है। मैं आपको इसकी भी एक ट्रिक बताता हूँ, आप समझ लें, बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक है। इसी प्रकार की कुछ क्वेश्चनों पर हम ट्रिक बताया करेंगे, इसलिए आप स्किप करके वीडियो ना देखें, पूरी देखें, आराम से देखें। अगर हमारा समीकरण है, कोई सवाल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का, या हो सकता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी के, या हो सकता है ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, या हो सकता है ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। 4 तरीके का हो सकता है। इन चारों में अंतर क्या है, इस चिन्ह का फर्क है। तो इसके 2 मूल होंगे, फर्स्ट सेकंड। जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, आंसर वो यही होते हैं कि जैसे मान लो इसमें किया था हमने 3, गुणा करने पे 3 आनी चाहिए, घटाने पे 2, तो 3 और 1 आई थी, तो आंसर 3 और 1 है। बस फर्क क्या है चिन्ह का। तो अगर इस कंडीशन का सवाल है तो दोनों ही मूल माइनस के होंगे, दोनों ही मूल माइनस के होंगे। अगर इस तरीका से है तो पहला माइनस का हुआ, दूसरा प्लस का हुआ। पहला यानी बड़ा, ये बड़ा वाला है, ये छोटा, ये ध्यान रखना है। बड़ा मान माइनस का हुआ और छोटा मान प्लस का हुआ। इसमें अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या होगी, प्लस, बड़ा मान प्लस का हुआ और छोटा मान माइनस का हुआ। छोटा मान नहीं, सॉरी, इसमें तो दोनों प्लस के ही होंगे, सॉरी गलत हो गया, इसमें दोनों प्लस के होंगे। अगर ये कंडीशन आती है तो बड़ा प्लस का होगा और छोटा
माइनस का। इस तरीक़ा से कंडीशन बन जाती है। इस प्रकार के 4 हो सकते हैं। चलो मैं इसे सही तरीक़ा से आपको बना के बता देता हूँ जल्दी से जल्दी, जिससे कि आप याद कर लें। इसे थोड़ा समझना है ओनली, अगर थोड़ा समझ गए तो आप काफ़ी टाइम अपना बचा सकते हैं। 4 प्रकार के भी रखे हैं। ये आपका कह सकते हैं हम बड़ा हल, ये आपका छोटा हल। इसमें दोनों माइनस के होंगे, इसमें दोनों प्लस के होंगे, और इसमें पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, इसमें माइनस का, इसमें प्लस का। अब देखो एक बार और, अगर आपको याद नहीं होती तो याद करने की भी ट्रिक मैं आपको सिखाऊं। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस है, अगर यहाँ प्लस का है तो दोनों आंसर माइनस के होंगे, अगर यहाँ माइनस है तो दोनों आंसर प्लस के होंगे। ये ध्यान रखो। अगर यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, चिन्ह बदल गया है, तो यहाँ जो माइनस है तो पहला बड़ा मान होगा प्लस का होगा, दूसरा माइनस का। चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ जैसे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो बड़ा मान माइनस का हो जाएगा प्लस का है जी, और यहाँ पर चिन्ह है वो छोटा मान प्लस का हो जाएगा। आप किस तरीका, किसी भी तरीका से याद कर सकते हैं इनको। चलो हम सवाल पर चलते हैं दोबारा से। ये सवाल था हमारा x² माइनस 2x माइनस 3। तो हम गुणा करने पर 3, घटाने पर 2, तो 3 और 1 आ रहा था आंसर। अभी कौन सी कंडीशन बन रही है हमारी? ये वाली कंडीशन बन रही है, तीसरी। ये तीसरी कंडीशन बन रही है सवाल की। सवाल है हमारा x² माइनस 2x माइनस 3। ये तीसरी वाली कंडीशन बन रही है। गुणा करने पर 3, घटाने पर 2, 3 एकन 3 और 1। तो इस कंडीशन में बड़ा मान प्लस का, छोटा मान माइनस का, तो ये प्लस का रहेगा, ए माइनस का। ये आंसर आ गया। अगर आप इस तरीका से दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं तो इस ऐसे क्वेश्चन पर अगर 1 मिनट भी बिगाड़ते हैं आप, 1 सेकंड में करते चले जाएंगे आंसर को। तो इसका आंसर हो गया 3 को माइनस 1। अगला प्रश्न है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं 6 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। ये बात ध्यान रखना, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिया है, योगफल नहीं दिए हैं। अगर योगफल देता तो अलग है, ये शून्यक दिए हैं तो योगफल और गुणनफल निकालना पड़ेगा। पहले हमने शून्यक दिए हैं 5, 6, तो योगफल 5 प्लस 6 कितने हो गए? 11। 5 गुणा 6 कितने हो गए? 30। तो सूत्र बनेगा, सूत्र x² माइनस योग कितना है हमारा? 11x प्लस गुणनफल कितना है? 30। ये हो गया हमारा सवाल। इस तरीका से करेंगे बहुफल के प्रश्न को। तो इसमें शायद ऑप्शन गलत दिए हैं। चलो इसका आंसर होगा x²। इसका आंसर है x² माइनस 11x प्लस 30। इस प्रश्न के ऑप्शन ही गलत दिए हैं लास्ट में। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट 3 में चलो देखते हैं। पहले प्रश्न देख लो आप, सभी प्रश्नों को लगभग कुछ दिख नहीं रहे हैं। 9-10 प्रश्न रखे हैं इसमें भी। चलो इस तरीक़ा से दिख रहा है। चलो आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, चलो कराते हैं। बिंदु 6,4 में कोटि का मान क्या है? सुनो, सबसे पहले हम थोड़ा सा इस पार्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ग्राफ के बारे में। ये आपका ग्राफ होता है, इसे कहते हैं हम एक्स डैश, वाई डैश। इस लाइन को कहते हैं हम एक्स अक्ष, और इस लाइन को भी इसी एक्स अक्ष के जो एक्स के मान को ही हम कहते हैं भुज, और इसे कहते हैं वाई अक्ष। इस वाई को हम कहते हैं कोटि। तो हमारे वो बनता है तो भुज कोटि बनता है, जो निर्देशांक बनता है भुज कोटि। और इसमें प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3 लेते हैं। इसमें प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4,
इसमें -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। इसमें देखो दोनों ही मान प्लस की होती हैं। इसमें x का मान माइनस का, प्लस का, y का मान प्लस का। इसमें दोनों ही मान माइनस की होती हैं। इसमें x का मान प्लस का, y का मान माइनस का। ये आपके हैं। और अगर ये चिन्ह नहीं समझ में आ रहे हैं तो ये देख लो, ये एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई मान प्लस के हैं तो प्लस का, ये वाई वाली लाइन है तो प्लस के हैं तो प्लस का। इसको देखो एक्स वाली लाइन है, माइनस के मान है तो माइनस का, वाई की लाइन प्लस की है तो प्लस का। इसी तरीक़ा से बने हैं। और चलो अब प्रश्न को करते हैं हम। पहला जो मान होता है वो एक्स का होता है, दूसरा जो मान होता है वो वाई का होता है, और एक जो बिंदु रह गया इसे कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु इसके निर्देशांक होते हैं, अगर निर्देशांक पूछी जाए तो इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। चलो हमने थोड़ा सा बेसिक समझा, अब चलते हैं हमें थोड़ा सा। बिंदु 6,4 में कोटि का मान क्या है? 4, 6 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पहला मान भुज होता है, दूसरा मान कोटि होता है, तो आंसर हो गया 4। एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष को मैंने बताया था अभी भुज, तो आंसर हो गया भुज। मूल बिंदु के निर्देशांक अभी हमने चर्चा करी थी, मूल बिंदु की निर्देशांक की, तो 0,0। बिंदु 2√7 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? देखो चतुर्थांश में ये अंडूड वगैरह आ जाए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बताना है किस चतुर्थांश में स्थित है। चौथे में, दूसरे में, तीसरे में, एक्स अक्ष पर। तो देखते हैं हम। देखो पहला सवाल है हमारा 2√7 - 3। पहला प्लस है, दूसरा माइनस है। देखो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तो चौथे फोर्थ में आंसर। चलो मैं टेबल सी बना देता हूँ आपके लिए। प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले में दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे में पहला माइनस का एक्स का, वाई का मान प्लस का, तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं, चौथे में पहला प्लस का और माइनस का। चलो याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। पहले दोनों प्लस, फिर पहले को माइनस करो, दूसरे को प्लस बने रहने दो, फिर माइनस, तो फिर पहले को प्लस करो। यानी पहले पर दोनों प्लस हैं तो पहला हमने बदला दूसरे के लिए, तीसरे में दोनों माइनस है तो पहला ही बदला चौथे के लिए। तो इस तरीका से आप किसी तरीका से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम चतुर्थांश के किसी बिंदु के निर्देशांक भुज कोटि का चिन्ह होता है। प्रथम चतुर्थांश के, तो प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, तो आंसर होगा माइनस माइनस, गलत, प्लस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, तो प्लस प्लस। अगर आलेख समांतर हो तो कितने हल होंगे? अगर आलेख समांतर हो तो कितने हल होंगे? समांतर की समांतर एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, दो हल। तो आंसर होगा इसका समांतर है तो कोई हल नहीं। अगर आता सवाल अगर आलेख संपाती हो तो कितने हल होंगे? तो आंसर होता अनेक हल। अगर प्रश्न होता अगर आलेख प्रतिच्छेदित है तो कितने हल होंगे? तो होता एक। समांतर है तो कोई हल नहीं, संपाती है तो अनेक हल, और कोई हल और प्रतिच्छेदक है तो एक हल। 3 कंडीशन बनती हैं। चलो बता देता हूँ आपको। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू, जो मान नहीं मिलेंगे, पहले मान नहीं मिलेंगे तो उसे कहेंगे हम एक हल, हल के बारे में। और बात करते हैं अब प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद यानी काटती है। जैसे कैसे काटती है समझो, जैसे ये ग्राफ है, एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन कोई जा रही है, तो यहाँ ये काट रही है। तीसरा एक संगत है, कैसी है? संगत। अब बात करते हैं हम A1/A2 बराबर B1/B2
बराबर C1/C2 नॉट इक्वल टू, पहले दो मान मिलते हैं, तीसरा नहीं मिलता है, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये होगी समांतर रेखा होंगी और असंगत होंगी। अगर मिलते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो अनेक हल, अनेक हल संपाती और संगत, ये हमारी ट्रिक वो है नियम। तो हमारा क्वेश्चन होगा इसका कोई हल नहीं। अगर आए अगला है हमारा, यदि 3x + 4y बराबर 10 और एवं 2x - 2y बराबर 2 हो तो x व y के मान ज्ञात करो। 2,1, 1,2, 2,2, 2,3। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप x और y के मान समीकरण में धर के देखते हैं, देखते चलो। अगर इसमें x का मान 2 रहेंगे तो 3 × 2 प्लस y का मान 1 रखेंगे तो 4 × 1 बराबर 10। 3 दूनी 6 + 4 यानी 10। ये तो सही है, चलो 10 बराबर 10 हो रहा है। इसमें भी रख के देखेंगे इसी मानों को। 2x - 2y 2 × x का मान 2 माइनस 2 × y का मान 1 बराबर 2। 2 दूनी 4 - 2 बराबर 2। 4 में 2 तो 2 बराबर 2। पहली कंडीशन तो हमारा ऑप्शन मिल गया आंसर, तो यही सही है। अगर नहीं मिलता है तो इसको करके देखेंगे, फिर इसको। अगला प्रश्न हमारा, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 का हल होगा। अभी मैंने बताया था A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 की कंडीशन पूछ रहा है। A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो आंसर है कोई हल नहीं। तो आंसर होगा इसका कोई हल नहीं। ऑप्शन हमारा अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा कोई हल नहीं। अगला प्रश्न हमारा, x + 2y बराबर 5 और 3x + 12y बराबर 10 संगत है या असंगत। चलो चेक करते हैं। तो ऐसे सवालों को चेक करने के लिए आपको सवाल नहीं करना है, आप ओनली देखेंगे या x का गुणांक 1 है या 3 है तो 1 से 3 गुना हो गया, या 2 है या 12 है तो 2 से कितना गुना हो गया, 6 गुना। अगर या 3 गुना हो रहा है या 6 गुना हो रहा है, अलग अलग गुना हो रहा है शुरुआत में ही, तो आंसर होगा एक हल यानी संगत है। अगर मान लो ये दोनों जगह पर गुना समान होता है और तीसरी जगह पर गुना समान नहीं होता है तो उसका होगा असंगत। तीनों जगह पर गुना समान हो, जैसे मान लो यहाँ हो 1/3, या चलो इस तरीका से आप नहीं समझ में आती है तो एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको, दूसरा बेस्ट सवाल है हमारा। x + 2y बराबर 5, 3x + 12y बराबर 10, ऐसे लिख लो बराबर नीचे के नीचे। अब बनाओ, x को मिटा दो, छोड़ो पीछे, यहाँ 1 लग जाएगा, y को मिटा दो। ये अब देखो तो क्या 1/3 और 2/12 ये समान है, नहीं है तो संगत है। अगर ये समान होंगे तो फिर इसको भी देखेंगे। अगर ये भी जैसे काट के मान लो काट देंगे 1 बार 6 बार, फिर इसको भी देखेंगे। अगर ये भी बराबर हो तीनों मान तो संगत है। 2 पहले मिल जाए तीसरा नहीं मिले तो असंगत है, असंगत। तो आंसर होगा इसका हमारा संगत है। कैसा है। अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3 तथा 5x + ky बराबर 15 के अनंत हल है। अनंत हल का मतलब यह है कि इनके अनुपात समान हैं।
सभी अनुपात। तो इसका एक या 5 है तो 1/5, इसका हो गया हमारा 1/5, 1 इसका और 5 इसका, तो हो गया 1/5 बराबर। बाई का क्या है यहाँ 2 और बाई का यहाँ का के, तो बराबर 2/5, यही के आ गया, नहीं सॉरी, यहाँ बाई का मान 2 है, यहाँ बाई 2 और यहाँ के, तो यही इसका इसमें उड़ा, इसका इसमें उड़ा, के बराबर 10। तो आंसर आ गया हमारा के बराबर 10, ये रहा। 5,6 एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी समझते हैं हम। सबसे पहले आप ग्राफ बना के समझ आते हैं हम आपको। ये आपका हमारा ग्राफ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन है हमारा 5,6, 5,6, तो x का मान 5 ये रहा, y का मान 6 ये रहा, तो बिंदु हो गया हमारा यहाँ 5,6। अब ये पूछ रहा है x अक्ष से दूरी, तो इसका मतलब ये दूरी कौन सी है, y वाली, तो x से दूरी पूछ रहा है, तो आंसर हो गया हमारा 6। तो आंसर है हमारा 6। अगर x से दूरी पूछता है तो आंसर होगा हमारा y का मान, और y अक्ष से दूरी पूछता है हमारा x का मान होगा 6। नहीं, x अक्ष से दूरी पूछता है तो y का आंसर, और y अक्ष से दूरी पूछता है तो x का आंसर। इस तरीका से करना है हमें, इस तरीका से नहीं करना है, ये तो मैंने आपको समझाया है। वहाँ पर आपको बस ओनली ये आंसर लगाने हैं इस तरीका से। चलो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। टाइम भी काफ़ी हो गया वीडियो में, अब जल्दी चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर। चलो पहले प्रश्न देख लेते हैं, सभी प्रश्नों को आप हल कर लें थोड़ा सा, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से सॉल्व कर सकते हैं, या आप वीडियो को रोक करके सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं, चलो अब हल करते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, अगर हम वीडियो में किसी प्रश्न की ट्रिक बताते हैं, समझ में नहीं आती है तो दोबारा देखें, और फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में लिख करके लिख दें, जिससे कि हम उस क्वेश्चन की वीडियो एक शॉर्ट वीडियो में बढ़िया तरीका से आराम से बना करके डालते हैं। सवाल है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0 में x के मान हों। तो यहाँ पर है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, x बराबर माइनस के b माइनस अंडर में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस सॉरी यहाँ x बराबर नहीं है, x बराबर माइनस के b प्लस अंडर में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों सूत्र हमें एक जैसे दिख रहे हैं, बस फर्क क्या है, या प्लस माइनस है, या ओनली माइनस है, या ओनली प्लस है। तो अगर इसी तरीका का क्वेश्चन आता है तो हमें भ्रमित नहीं होना है, या प्लस माइनस है वही आंसर रखना है। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि x बराबर माइनस 1 दोनों समीकरणों, यानी जी समीकरण पहला 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p बराबर 0। चलो दूसरा है qx स्क्वायर माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 का एक वेनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q का मान होगा। तो यहाँ पर x बराबर माइनस 1 रख कर p का मान निकालेंगे, यहाँ पर x बराबर माइनस 1 रख के q का मान निकालेंगे। ऑप्शन है -1 -3 3 और 1। चलो रखते हैं, सॉल्व करते हैं सवाल को। 2 गुणा -1 का वर्ग प्लस 3 गुणा -1 प्लस p बराबर 0। 2 गुणा -1 का वर्ग 1, -1 का गुणा 3 -3 प्लस p बराबर 0। 2 -3 प्लस p बराबर 0, -1 प्लस p बराबर 0,
पी बराबर प्लस के 1। इसी तरह इसमें रखते हैं क्यू गुणा माइनस 1 का वर्ग माइनस क्यू गुणा माइनस 1 का 1 प्लस 4 बराबर 0। क्यू माइनस की संख्या वर्ग करते तो प्लस हो जाती है, माइनस का गुणा इसमें करें तो प्लस क्यू प्लस 4 बराबर 0। क्यू प्लस 4 बराबर 0। 4 पलित्र ले जाएंगे, क्यू क्यू 2 क्यू हो जाएंगे माइनस के 4। 2 का भाग देंगे, क्यू बराबर माइनस के 4/2। क्यू बराबर माइनस के 2। सवाल पूछ रहा है पी प्लस क्यू का मान, पी का मान 1, क्यू का मान -2। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस के 1। आंसर हो गया हमारा माइनस के 1। अगला प्रश्न है यदि x प्लस 3 ax² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ax² प्लस bx प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 3 बराबर 0, x वाली तरफ ले जाएंगे माइनस के 3, x बराबर -3 रखने पर a गुणा -3 का वर्ग प्लस माइनस के 3 प्लस 1 बराबर 0। a गुणा -3 का वर्ग 9 -3 प्लस 1 बराबर 0। 9a माइनस 3 का 3 में से घटाएंगे -2 बराबर 0। 2 पली तरफ ले जाएंगे, 9a बराबर 2, a बराबर 2/9। ये ना देखें, ये ना समझेंगे, इतने बड़े बड़े प्रश्न हम भी क्वेश्चन में रखते हैं, ऐसे सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकते हैं, तो आपको 2 नंबर में भी इसी तरीक़ा से हल करके आना है। तो आंसर है हमारा 2/9, 7/5, 3/8, 2/5। तो आंसर है 2/9। यदि द्विघात समीकरण इतने 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 का एक मूल -6 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो सुनो, सवाल है हमारा y² प्लस 3y -18 बराबर 0। आंसर है ऑप्शन है 3 -3 -5 6। तो y² प्लस 3y -18 बराबर 0। जो हमने 2 पार्ट में गुणनखंड करने की शून्य निकालने की ट्रिक सीखी, उसी ट्रिक को अपनाएंगे। अगर आपको ध्यान नहीं रहा हो तो ट्रिक को मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये वाली है, इसमें ओनली समीकरण के लिए बराबर 0 लग जाएगा और कुछ नहीं है, बराबर 0 और कुछ फर्क नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन का सवाल बनता है हमारा, -18 ही दोबारा लिख देता है, y² प्लस 3y -18। ये कंडीशन बनती है हमारी प्लस माइनस ये वाली लास्ट वाली। तो इसका मतलब बड़ा मान माइनस का, छोटा मान प्लस का। तो गुणा करने पर 18, जो घटाने पर 3, तो 6 3 18, 6 और 3। तो बड़ा मान तो माइनस का आएगा और जो 3 प्लस का आएगा। एक आंसर तो है ही माइनस का 6, तो दूसरा आंसर होगा 3। तो आंसर हो गया 3। इसी तरीक़ा से करेंगे, हमें गुणनखंड करने की भी जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतने 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 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो ऐसे सवाल कैसे हल करते हैं, बराबर 0, इसकी तुलना करें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर p, b बराबर -2, c बराबर 3। मूल बराबर है तो सूत्र d बराबर 0। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। b का मान -2 का वर्ग 4 गुणा a का मान p गुणा c का मान 3 बराबर 0। -2 का वर्ग करेंगे 4, 4 3 12p बराबर 0। 4 वाली तरफ ले जाएंगे, -12p बराबर -4, 12 का भाग दे देंगे -4 - -12 p बराबर 1/3। 0 0 माइनस से माइनस कटेगी, 4 3 1 बार, 4 3 3 बार। तो आंसर हो गया हमारा 1/3। हमारा प्रश्न 1/3 -1/3 2/5 3/7। तो आंसर है 1/3। अगला प्रश्न है हमारा समीकरण
3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस अंडरूट 3 बराबर 0 के विवेचक हैं, बराबर हैं। विवेचक हो सकता है या विभक्तर, विभक्तर एक ही बात है। तो विभक्तर निकालने का तरीका सीख लो। 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस अंडरूट 3 बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर हो जाएगा हमारा 3 बी बराबर 10, सी बराबर √3। हमने कई सवाल अंडरूट वाले इसीलिए लिए हैं क्योंकि विद्यार्थी अंडरूट वाले सवालों से डरते हैं। तुम्हारा डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। 10 डी का बी का मान 10, 10 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का मान 3 √3, सी का मान √3। 10 का वर्ग 100, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 और 3 का 3 में 9 और 9 को गुणा 4 में 36, 100 में 36 गए तो 64। डी का मान कितना हो गया 64। तो आंसर है हमारा 64। अगला प्रश्न है हमारा, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो। अगर इस तरीका का कोई प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न बनता है तो इस तरीका के प्रश्न को आप करेंगे सॉल्व। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, इसकी तुलना कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करनी। ए बराबर 1, बी बराबर -8, सी बराबर 5। सवाल अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे पहले -b/a -8/1 यानी +8। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे c/a 5/1 यानी 5। मान निकालने वाले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो सवाल है हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान है 8, 8 का वर्ग -2 गुणा अल्फा इंटू बीटा का मान 5, 8 वर्ग 64 -5 दूनी 10 यानी 64 10 के तो 54। आंसर है हमारा 54। तो आंसर 54 पहला ही है। 54 32 64 45। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 का बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा। एक मूल -3 है तो एक मूल -3 है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम पार्ट 2 में भी सॉल्व कर चुके हैं। चलो एक बार और देख लेते हैं पार्ट। टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -3 बराबर 0। तो एक मूल दिया होता है तो x बराबर -3 रखेंगे। x बराबर -3, 2 गुणा -3 का वर्ग प्लस p गुणा -3 बराबर 0। 2 गुणा -3 का वर्ग 9, -3 को p में गुणा करें 3p -3 बराबर 0। 9 दूनी 18 -3p -3 बराबर 0। 18 में 3 गए तो 15, -3p बराबर 0, -3p बराबर -15, माइनस से माइनस कट गई, p बराबर 15/3। तो p बराबर 5। तो आंसर हो गया हमारा p बराबर कितना 5। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 45 बराबर 0। इस सवाल को हम नहीं करेंगे, हमने आपको ऐसे सवालों की ट्रिक बताई है, आप उस ट्रिक से करके देखें दोबारा और कमेंट में इस सवाल का आंसर बताएं। अब हम करते हैं पार्ट, देखो एक बार ऑप्शन देख लो पूरे। अब हम पार्ट करते हैं 5। देखो प्रश्न देख लो सबसे पहले आप। आप वीडियो रोक करके हल कर सकते हैं प्रश्नों को।
जितने भी हम बहुविकल्पी प्रश्नों को अब सॉल्व करा रहे हैं, टाइम लग रहा है, ट्रिक बता रहे हैं, आप इन सभी ट्रिकों को याद कर लें। जब हम 7 पेपर लेकर के आएंगे, उसमें जितने बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे 20, उन प्रश्नों में ट्रिक की चर्चा ना करेंगे, सीधी ट्रिक से क्वेश्चन हल करेंगे। अल्प समय में 20 प्रश्न हल करेंगे, कम से कम समय में, वो भी कॉन्सेप्ट के जरिए। चलो आपने देख लिए होंगे, चलो सॉल्व करते हैं अगला। पहला प्रश्न है 3 + 3√2 + 3 2√2 + 3 + 3√2 का सार्वंतर है। सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास एक, D = A2 - A1। A2 A1, ये वाला A1 का मान है, ये A2 है, तो 3 + √2 - 3, 3 से 3 कट गई, कितना आ गया आंसर √2। ऑप्शन है √2, 2, 2√2, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो गया √2। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 11वां पद क्या होगा? तो श्रेणी हमारी 5, 8, 11, 14 ऐसे ही श्रेणी दी हो, 11वां कौन सा भी पद पूछ रहा हो तो फॉर्मूला है 11वां पद A + 10D, 1D कम करके लिखेंगे। अगर 25वां पद पूछेगा तो A + 24D, 13वां पद A + 12D। ये A का मान होता है, इन दोनों में अंतर किसका है, कितने का है? 8 और 5 में 3 का, 8 में तो 5 गए तो 3। ये D का मान होता है, D A का मान होता है 10 × 3, 5 + 10 30 यानी 35। आंसर कितना आ गया? 35। जब AP का प्रथम पद 2 तथा सर्वांतर 3 हो तो AP के प्रथम 3 पद होंगे। तो इसी प्रकार की अगर सवाल आता है तो पहला पद 2 देखेंगे, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी है। फिर देखेंगे सर्वांतर कितना है, 3, तो अगले पदों में 3 का किस किस में अंतर है? 2 से 5 3 का अंतर है, इसमें भी 5 3 का अंतर है, तो यही आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं, इसमें 4 का अंतर है, नहीं, गलत हो गया। इसमें 3 का अंतर है, आगे 2 का अंतर है, गलत हो गया। 3 2 गलत हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम। समांतर श्रेणी के 2, 7, 12, 17 के लिए A30 - A20 का मान है 45, 55, 50, 60। तो ऐसे सवालों में A30 - A20, ऐसे सवालों से डरना नहीं है। A30 को क्या लिख सकते हैं? A + 29D। A20 को क्या लिख सकते हैं? A + 19D। A + 29D माइनस A - 19D, ये थे ए कट गई, 29D में थे 19D के थे 10D। अब यहाँ पर D का मान देते हैं, वही आंसर हो जाएगा। रखते हैं D का मान हम। D सवाल कौन सा है भाई? कहाँ पहुँच गए मालिक? जहाँ पहुँच गए। D का मान निकालेंगे, इनमें कितने का अंतर है? 5 का, 5 5 जुड़ रहे हैं, तो D का मान हो गया 5, तो 10 × 5 यानी 50, तो आंसर होगा 50। 45 55 ये वाला सही है। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो A7 का मान ज्ञात करो। अगर इस तरीका से कोई सवाल दिया होता है तो अगर A7 पूछ रहा है तो n = 7 रख देंगे, n = 7 रख देंगे, 9 - 5, n = 7 रखने पर A7 = 9 - 5 × 7, 9 - 7 पद 35, 9 में तो 35 नहीं आएंगे, तो 35 से 9 उठाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे? माइनस के बचेंगे 26, तो आंसर होगा -26। पहला ये ऑप्शन -26 प्लस के 26 37 48, तो पहला ही आंसर सही है -26।
यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद है, जो श्रेणी का पहला पद पूछता है, जो दो पद दिए होते हैं, तो सवाल हल करेंगे हम। A6 बराबर कितनी है 13 और A12 बराबर दिया है कितना 25। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर 13। इसे क्या लिख सकते हैं हम A प्लस 11D बराबर 25। समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर A से 1 घटाएंगे 0 घट जाएगा, 5D में तो 11D घटेगी नहीं, तो 11D में तो 5D घटाएंगे तो माइनस के 6D। 13 में तो 25 घटेगा नहीं, तो 25 में 13 घटाएंगे तो माइनस के 12। तो D बराबर माइनस से माइनस कटेगी 12/6 यानी 2। D बराबर कितना हो गया 2। सवाल में पूछ रहा है पहला पद, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर A प्लस 5D बराबर 13, A प्लस 5 गुणा 2 बराबर 13, A प्लस 5 दूनी 10 बराबर 13, 10 वाली तरफ ले जाएंगे A बराबर 13 माइनस 10 यानी A बराबर 3। तो आंसर कितना आ गया 3। तो ऑप्शन होगा इसका आंसर 3। अगला प्रश्न हमारा 6, 13, 20 ... 216 का मध्य पद। चलो मैं इस प्रश्न को ट्रिक से समझाता हूँ आपको। जब इनमें समान अंतर है, इसमें 7 का अंतर है, इसमें 7 का अंतर है, तो ऐसी कोई श्रेणी हो मध्य का पद पूछे तो कुछ नहीं करेंगे, प्रथम पद लेंगे और अंतिम पद लेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। 6 प्लस 216/2 जोड़ेंगे तो 222/2 यानी 2 का भाग 2 में 1, 2 का भाग 2 में 1, आंसर हो गया 111। समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 ... 104 में कितने पद हैं? चलो इसको भी मैं ट्रिक से करा देता हूँ। अगर वैसे ही करेंगे तो हमारी वीडियो भी लंबी हो रही है। चलो आपको ट्रिक बता देता हूँ डायरेक्ट। जब कोई श्रेणी का पद पूछे तो अंतिम पद लेंगे ओनली, उसमें से पहला पद घटाएंगे, उसमें अंतर देखेंगे कितने का है, 5 का है, तो 5 का भाग देंगे और प्लस 1 कर देंगे। ये हो गया ट्रिक। अगर मैं लिख सकता हूं अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे में सर्वांतर प्लस 1, ये पदों की संख्या। ऐसी ट्रिकों को हम अधिकतर 7 पेपर कराएंगे, उनमें बताएंगे। तो देखिए 104 में से 4 गए तो 100/5 प्लस 1, 5 से 100 घटेंगे 20 बार, 20 प्लस 1 यानी 21। आंसर हो गया हमारा 21। तो 21 पहला ही ऑप्शन है, सही है। 21, 22, 23, 24। अगला प्रश्न है यदि AP का प्रथम पद A और सर्वांतर D हो तो N पद निम्नलिखित में Nवां पद होगा। तो A प्लस ND, A प्लस N माइनस D, A प्लस 2N, A प्लस AN। नहीं, ये तो सीधा सूत्र आया है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है? समांतर श्रेणी जांचने के लिए अगर बहुपदी प्रश्न आता है तो हम उन्हें ओनली अंतर देख के करेंगे। 2 से 10 हुई तो 8 का अंतर है, 10 से 18 8 का अंतर, 18 से 26 8 का अंतर, तो ये समांतर श्रेणी है। 15 से 13 2 घटेगी 2, 13 से 11 2 घटेगी, 11 से 2 9 2 घटेगी। चलो ये भी श्रेणी है। 3 से 5 2 जुड़ेगी, 5 से 6 1 जुड़ेगी, 6 से 7 1 जुड़ेगी। तो यहाँ 2 प्लस हो रहा है, या प्लस 1 या प्लस 1, तो इनमें समान अंतर नहीं है, तो यही समांतर श्रेणी नहीं है। अगला प्रश्न हमारा यदि 2/3
कॉमा 1 कॉमा 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 पद हैं तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसको भी हम ट्रिक से बात करते हैं। ट्रिक देखिए, हम ट्रिक से बताते हैं इस प्रश्न को। 2/3 कॉमा 1 कॉमा 2, इसमें से अगर ये समांतर श्रेणी में है तो ए का मान पूछे तो कुछ नहीं करेंगे, अगर बीच में जो मान है उसका 2 गुना लिख देंगे और जो ये मान है इनको जोड़ के 2/3 प्लस 2 और 3 लास आ गया, नहीं 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3 बराबर लिख लेंगे, बट्टे में 2 से इसमें भाग देंगे, नहीं सॉरी जोड़ के लिख लेंगे ओनली, बीच वाले का दूना कर देंगे और इन दोनों पदों को जोड़ के लिख देंगे। यहाँ 2 से कट गया 8 4 बार, तो ए बराबर हो गया 4/3 आंसर। तो हमारा ए ऑप्शन होता है आंसर 4/3। हमने लगभग 1 से 5 पार्ट तक के सभी बहुपयोगी प्रश्नों को हल किया है और इसमें कुछ प्रश्नों की ट्रिक भी बात करिए। ट्रिक की हम जब 7 पेपर सॉल्व कराएंगे उनमें बहुविकल्पी जितने प्रश्न होंगे उनको ज़्यादातर अधिकतर ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आप कृपया हमारी चैनल पर जुड़े रहें, आपको लगभग हाई स्कूल की मैथ की पूरी पेपर की तैयारी कराई जाएगी। आप वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।